स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। मैं ऋषिराज यादव, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी। हम जैसे कि पहले 9 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और आपको याद रहे हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, संवातन और गैसों का विनिमय, ये बात कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या बातें कर चुके हैं हम? इसके इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसनांगों की बात कर चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसकी बात कर चुके हैं, और इसके बाद हम एंटर किए थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। तो आज मैं उसी पोर्शन को कंटिन्यू करूं, तो उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेरीज और पूछे जाते हैं वो भी देखते हैं आज। लेक्चर नंबर कौन सा है? 10। क्या स्टडी कर रहे थे हम? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, संवातन एवं गैसों का विनिमय। मीडियम कौन सा है? हिंदी। देखिए बेटा, ध्यान से समझें। मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ये HBO2 फॉर्मेशन करेगा। कौन से पोर्शन की बात कर रहे थे हम? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन के परिवहन की बात कर रहे थे। और ऑक्सीजन के परिवहन में 2 तरीके बताए थे मैंने, 97%, अनदर वन इज 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में, और 3% जो है वो डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। या तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा था, या वो 3% है वो प्लाज्मा की घुलित अवस्था में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। याद रहे, यहां पर ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 4 बाइंड करते हैं। कौन से पार्ट से बाइंड करते हैं? हीमोग्लोबिन में एक पार्ट होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, हीम पार्ट में Fe+2 आयरन फेरस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब इसी O2 बाइंड कर जाए तब भी ये इसी Fe+2 की फॉर्म में ही रहता है, ना कि ये Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं, फेरस से फेरस में ही रहेगा। यदि फेरस से फेरिक में चेंज हो जाता तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या ऑक्सीडेशन है? नहीं। क्या प्रोसेस है ये? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? किस तरीके की रिएक्शन है ये? एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन है। जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा वहां पर ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा। और कल मैंने बताया था 100 ml ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, और रिजल्टेंट में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देकर आता है। ये देखते हैं हम 5% कहां से आया। जो 25% है, या मैं कह रहा हूं उसका 5 ml है, वो किस तरीके से निकाले हम? तो हम सिग्मोइड ग्राफ की बात कर रहे थे। सिग्मोइड ग्राफ में देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया था हम। ये वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इन mmHg में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की प्रतिशत संतृप्तता यहाँ है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया एस सेफ, या इसी को क्या बोला था हमने, सिग्मोइड। अब याद करें जब पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हुआ था, नियर अबाउट 97%। जब पार्शियल प्रेशर 40 है तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना हुआ था, नियर अबाउट 75%। और जब 25 से 30 है तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना आया था, 50%। तो मैं कह सकता हूं 30 mmHg पर 50% सैचुरेशन था, 40 mmHg पर 75% सैचुरेशन था, और 100 mmHg पर परसेंटेज सैचुरेशन नियर अबाउट 97%। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। मैंने पहले एक पार्शियल प्रेशर की टेबल बनाई थी, याद करो, उस टेबल को मैं समराइज कर देता हूं एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg और ये, और डीऑक्सीजनेटेड में यहां पर PO2 की कंसेंट्रेशन डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगी, कम होगी, CO2 की क्या होगी, ज्यादा, 40 and 44। इस तरीके से कुछ डाटा है। अब देखिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40 mmHg किसको डिनोट कर रहा है, तो यहां पर मैं 40 mmHg इसको कह सकता हूं डीऑक्सीजनेटेड। और कहां तक लेकर गया ये, 95 तक, ये 95 तक। इसका मतलब हम ये वैल्यू मान लेते हैं, और ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। यदि हम कहें कि एक सर्किल में इस डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होने में कितना चेंज आया, 40 mmHg से 100 mmHg चेंज आया। परसेंटेज सैचुरेशन में कितना चेंज आया, तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजनेटेड का है और ये डीऑक्सीजनेटेड का। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, यहां तो ऑक्सीजन को गेन किया है, जब ये ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा तो यहां से यहां तक आ सकता है। यहां से यहां तक कितना, लगभग 100 से 75 तक आया। तो कितना परसेंट डिलीवर किया, 25% डिलीवर किया। और आपको पता है 100 ml कितने को कैरी कर रहा था, 20 ml को, और 20 ml का 25% 4 टाइम्स, और ये तो हम कह सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ब्लड है, वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करके आता है टिश्यू को। लेकर 20 गया था, डिलीवर कितना करके। और यदि हार्ड और स्टेनस एक्सरसाइज होती तो अप टू 15 ml तक डिलीवर कर सकता है, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना किया, 5 ml। समझ में आ गया यहां तक सभी को। अब वहां पर 5 ml ऑक्सीजन देकर आया है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लेकर आएगा। तो 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन देकर आता है, तो वही 100 ml ब्लड वहां से 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एल्यूलाई को दे देता है। एल्यूलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर है मेरी बात। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी ग्राफ पूछे जाते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या।
मान लो बेटा ये जो ग्राफ है इसी में अलग अलग दो लेबलिंग और भी दे रखी है। एक लेबलिंग ये दे रखी है और एक लेबलिंग ये दे रखी है। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैं यहां पर नोट कर देता हूं। आपसे कहा गया है पीएच लेवल 5, पीएच लेवल 6, पीएच लेवल 7, कौन सी लाइन पीएच 5, 6 और 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे पीएच लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू ए से सी की तरफ जाएगी। तो सबसे कम ये वैल्यू क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। समझ गए सीक्वेंस। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर राइज करेगा तो राइट शिफ्ट करेगा। तो ये क्या है सी, ये क्या है बी और ये क्या है ए। आपने देखा पीएच के लेवल में ए ये था सबसे कम वैल्यू, लेकिन टेम्परेचर के वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू ए है। क्लियर है मेरी बात। इसी तरीके से आपसे यह भी पूछ सकता है 2,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट 0.2, 0.3 और 0.4 इस तरीके से वैल्यू दे रखी। जहां पर 2,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट की कंडीशन बढ़ेगी वहां पर ऑक्सीजन के बाइंडिंग में हिंड्रेंस डेवलप करेगा। तो 0.2 वाली वैल्यू सी को रिप्रेजेंट करेगी, ये बी को करेगी और ये ए को। जैसे जैसे कंसंट्रेशन राइज करेगी तो ये जैसे जैसे राइज करता है तो इस ग्राफ को किस साइड में शिफ्ट करता है राइट साइड। टेम्परेचर भी जैसे जैसे राइज करेगा तो इस ग्राफ को किस साइड में लेकर जाएगा राइट साइड में। और पीएच की लेवल जैसे जैसे राइज करेगी, जैसे जैसे राइज करेगी तो ये किस साइड में लेकर जाएगा लेफ्ट साइड। तो आपसे पीएच के बेसिस पर भी पूछ सकता है, टेम्परेचर भी पूछ सकता है और बीपीजी। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है CO2 या एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे राइज करे तो अभी किस साइड में लेकर जाएगा ये राइट साइड में। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। और 2-3 तरीके के और भी क्वेरीज में आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि हाँ और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके सामने जो ग्राफ दे रखा है इसी ग्राफ में आपसे यह पूछ सकता है कि यहां पर ये सी पॉइंट नहीं है मानो, और आपके पास केवल 2 ही पॉइंट है, बी पॉइंट और ए पॉइंट। तो भी अलग अलग क्वेरीज कैसी जनरेट होती हैं वो भी समझे। यहां पर दे रखा है आर्टरी, वेन, यहां पर सिरा दे रखा है और यहां पर धमनी दे रखा है। अब आप बताएं ये कैसे को कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड को, ये कैसे को कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड का। तो जहां पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा देखो तो ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टरी को, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके ये दे सकता है हीमोग्लोबिन फीटल और हीमोग्लोबिन मदर। आपको पता है हीमोग्लोबिन फीटल की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन मदर से बहुत ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं यहां पर बी पॉइंट जो है वो फीटल का है और ए पॉइंट जो है वो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी। अब आपको पता है हमारी बॉडी में फुफ्फुसीय सिरा ये किसको कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड को, ये किसको करेगी डीऑक्सीजनेटेड को। अब आप बताओ मैंने यहां पर वेन लिखा था तब क्या आया था ए, लेकिन पल्मोनरी वेन यदि मैं लिख दूं तो यहां पर क्या आएगा बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये। तो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग क्वेरीज जो जनरेट हो सकते हैं उसी तरीके के डिस्कस किया। इसी की जगह पर एक सी पॉइंट दे रखा है, उसका ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये सी पॉइंट, ये सिग्मोइड शेप में नहीं है, इसकी शेप हाइपरबोलिक है।
तो ये हीमोग्लोबिन मदर है, तो ये हीमोग्लोबिन फीटल है, तो ये मायोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करेगा। मायोग्लोबिन का ग्राफ इस तरीके से। और आपको पता है फीटल और मदर, हीमोग्लोबिन जो है ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये भी एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये सभी तरीके के ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, बाउंड फॉर्म में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन में सहायक हैं। वियोजन टिश्यू लेवल पर होगा, निर्माण एल्यूलाई लेवल पर होगा। क्लियर है यहां तक? 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। रिमेनिंग जो 3% है वो 3% किस फॉर्म में जाएगा? प्लाज्मा की फॉर्म में। अब आपको पता है बेटा प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन है, तो 92% जो वाटर है उस वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में चली जाएगी। इसका एक लीनियर डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको इजी वे से समझ में आए। देखिए बेटा, इसको लीनियर डायग्राम में दोनों चीजों को शो करता हूं। ये हमारे पास लंग्स वाला एरिया होगा, बीच में दोनों साइड जो है हार्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा, राइट वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास टिश्यू या ऊतक वाला पार्ट हो जाएगा। अब इस लंग्स के अंदर यहां से इनहेल्ड किया है ऑक्सीजन, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन आ रही है, आएंगी दोनों गैसेज, लेकिन हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। अब ये वाला जो सर्कुलेशन होगा लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद, बायां आलिंद से ये ऑक्सीजन यहां पर जाएगी। तो हमने एक यहां से एक ट्यूब बना ली ऐसे, और यहां से भी एक ट्यूब बना ली हमने। इसमें दो तरीके, डिजोल्व फॉर्म में ये बाहर यहां 3%, और दूसरा तरीका आरबीसी की फॉर्म में हीमोग्लोबिन यहां पर 97%। यहां से यहां पर जाएगा तो इस बबल की फॉर्म में, यहां पर आरबीसी की फॉर्म में, तो 97% यहां पर डिलीवर हो जाएगा, और 3% जो डिजोल्व फॉर्म में थी टिश्यू को मिल गई। तो यहां से और यहां तक ले जाने का तरीका जो है वो दो है, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 3% डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। अब यहां से ये दूसरी ट्यूब, और ये है एक्सहेल्ड, मींस बाह्य शोषित वाला पार्ट है जिसमें CO2 बाहर जा रही है। CO2 बाहर जाने के यहां पर 3 तरीके, 1, 2 और 3, तीनों तरीके देखिए क्या क्या। एक तरीका है 7% वाला जिसे हम बोलते हैं डिजोल्व फॉर्म, मींस यहां पर जो भी है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर घुलित अवस्था में 7% जाएगी। हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर 23% जाएगी, और HCO3 माइनस 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगी। इस तरीके से कितने तरीके हो गए यहां पर? 3, मींस कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के 3 तरीके हैं। एक डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। अब कंपैरिजन देखें, यहां पर डिजोल्व फॉर्म में 3% है और यहां पर 7%। मैंने आपको बताया था जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है
उसकी डिफ्यूजन रेट उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का डिजोल्व फॉर्म ऑलरेडी ज्यादा है। हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यहां पर हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। इसलिए हीमोग्लोबिन की फॉर्म में यहां पर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? तो अब हम बात कर रहे हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से कैसे कैसे होगा, वो देखिए। देखिए बेटा, CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का परिवहन, और इसके 3 तरीके एक एक को समझते हैं। ए मेथड, प्लाज्मा की घुलित अवस्था में कितना परसेंट? ओनली 7%। डिजोल्व फॉर्म में जा रहा है। जैसे कि आपको पता है प्लाज्मा जो है, उस प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर कंटेंट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर कंटेंट में डिजोल्व हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी है। और आपको पता है CO2 की सोलिबिलिटी O2 के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा। तो सोलिबिलिटी है, जिस तरीके से हम किसी भी एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, उसी तरीके से यहां पर ये CO2 डिजोल्व हो जाएगी, और इस तरीके से टिश्यू लेवल से डिजोल्व होकर जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा वैसे वैसे ये एल्यूलाई तक पहुंच जाएगी। एल्यूलाई पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो ये CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। क्लियर है पहला तरीका? दूसरा तरीका देखिए। दूसरी तरीके में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के लिए, ये हमारे पास CO2 है, ये हीमोग्लोबिन है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, और इस फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। अब आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन ऐसा मॉलिक्यूल है जो CO2 को भी कैरी कर रहा है, O2 को भी, दोनों को कैरी कर रहा है। यहां पर कितना परसेंट कर रहा है? 23%। यहां पर कितना? इसका मतलब हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। किसके कंपैरिजन में? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कंपैरेटिवली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा? ज्यादा। वैसे भी आपको पता है ये 21% है, 0.03% है, तो पार्शियल प्रेशर कितना है इसका? 159 है, इसका 0.3 है। तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कंपोजिशन बनाता है, और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टिश्यू से बाइंड करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहां पर आ जाएगा? एल्यूलाई लेवल पर, और एल्यूलाई लेवल से कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर पर। तीसरा तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, ध्यान से समझिए उसको। बाइकार्बोनेट के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पहले मैं रिएक्शन को अप्लाई करता हूं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है
वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O से कंबाइन कर देगा, रिएक्शन आरबीसी में चलेगी, बट एक स्पेसिफिक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम जो है बाई डायरेक्शनल एंजाइम है, दोनों दिशाओं में काम करेगा, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब इसको रिएक्शन को पॉसिबल कराएगा तब ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, फर्दर ये H+HCO3- में ब्रेकडाउन हो जाता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये इस फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। कहां पर बात कर रहा हूं, जहां पर CO2 बनी है, इसे कंबाइन कर लिया। CO2 बनी कहां पर है, ये मैं बात कर रहा हूं CO2। अब जैसे हम एल्यूलाई लेवल पर पहुंचेंगे, एल्यूलाई लेवल पर यही रिएक्शन HCO3- एंड H+ रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी, क्या बना लेगा, H2CO3। कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर भी यही काम कर रहा है, यहाँ पर भी यही काम करेगा, बाई डायरेक्शनल एंजाइम है। फाइनली क्या बना लेगा, इसको H2O और CO2 में ब्रेकडाउन कर देगी, ये CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस तरीके से समझ में आ गया शायद। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जब ये ट्रांसपोर्ट करेगी, रिएक्शन आरबीसी में चल रही है, तो इसके कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी समझने जरूरी है। तो हम इस रिएक्शन को एक आरबीसी के अंदर निकाल लेते हैं। ये लो बेटा आरबीसी, क्या भाई यहाँ पर मैंने बताया आपको भी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंस में H2CO बना लिया, और फिर फाइनली H+HCO3- में ऐसा हुआ। कौन सी पोजीशन पर बात कर रहे हैं, टिश्यू पर बात। ये इसे कंबाइन करेंगे कार्बन एनहाइड्रेज में, ये जो कन्वर्जन पॉसिबल हो पा रहा है, ये दोनों चीजें हैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ये यहाँ पर HCO3 हमारी जो आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन जो है, ये नेगेटिव आयन ये परमेबल, तो ये नेगेटिव आयन इस आरबीसी की और इनसे यहाँ से पता चलता है। अब अगर ये सोच देखें आप कि ये बाहर गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बाहर की तरफ NH3 इस फॉर्म में, यहाँ पर नेगेटिव आयन ये भी तो है, इसके लिए परमेबल, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। बाहर कौन गया, बाइकार्बोनेट, उसको कंपनसेट करने के लिए कौन आ गया, क्लोराइड। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसी का नाम है हैम्बर्गर फिनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर, बाइकार्बोनेट का बाहर आना और क्लोराइड का अंदर आना, कौन से लेवल पर। अब ये बाइकार्बोनेट बाहर बैठ जाएगा, तो किससे बाइंड करेगा, इसी बना लेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या बचा यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ये क्या करेगा, इसको कर देगा। तो टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन यहाँ से डिलीवर हो गई और हाइड्रोजन इस हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है, जो यहाँ पर बफर की तरह काम आएगा। इसका मतलब हमारे ब्लड में पीएच 7.4 है, उसको चेंज नहीं होने देगा, अदरवाइज तो पीएच चेंज होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने यहाँ सिमिलरली दो रिएक्शन देखी, एक CO2 से टिश्यू लेवल पर कंबाइन होकर H2CO3 बनाया, H+ और ये बनाया, तो ये क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, इसका मतलब टिश्यू के लिए ब्लड सर्कुलेशन में एल्यूलाई की तरफ आएगा। लेकिन उस टिश्यू को देखकर तो आना था कुछ, देखकर क्या है, यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ था, ये ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया, ये वापस ये रिएक्शन चल रही है कि ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर हो गई है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन दिया, बदले में 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, ए मेथड, बी मेथड और सी मेथड, ए मेथड में मैंने 7% ट्रांसपोर्ट बताया, बी में मैंने 23% बताया, सी में मैंने 70% बताया। ये जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि 52 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, जो एल्यूलाई को 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर कर देता है। यहां तक डिलीवर करने के लिए है, लेकिन आप ये बताएं 52 में से 48 माइनस करेंगे तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्चुअली में डिलीवर हो पाती है एल्यूलाई को। तीनों मेथड से 52 लेकर आ गया, डिलीवर कितना किया, 4 ml, 48 को वापस ले गया। इस तरीके से ये सर्कल चल। आपसे पूछा जाए नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन देकर आएगा, 5 ml। उस टिश्यू से कितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को देगा। इस तरीके से ये साइकिल चल। क्लियर है मेरी बात? अभी मैं बात कर रहा हूं टिश्यू लेवल की। जैसे ही इसको हम चेंज कर दें, अगर यहां पर मैं एल्यूलाई लिख देता हूं तो ये वापस, ये क्लोराइड अंदर आया था, अब ये क्लोराइड वापस क्या चला जाएगा बेटा, बाहर, ये डिसोसिएट हो गया और ये वापस कहां चला जाएगा, अंदर। ये रिएक्शन वापस पॉसिबल होगी। अब ये रिएक्शन, ये हाइड्रोजन आयन यहां से जैसे रिमूव होगा, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, ये बना लेगा, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, ये बना लेगा। अब एल्यूलाई पर इसको बाहर निकाल, तो एल्यूलाई लेवल पर ये क्लोराइड शिफ्ट नहीं, एल्यूलाई लेवल पर इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जस्ट अपोजिट काम होना चाहिए। तो होपफुली आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये 3 मेथड है जहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? आशा करता हूं यहां तक आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझ में आया होगा। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 ही तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से पॉसिबल हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर है यहां तक? अब जरा कुछ रिलेटेड हम क्वेरीज कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन सभी आपको करने हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन
कर्व फॉर हीमोग्लोबिन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शेप कैसी होगी, कैसी होगी, एस, या इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड शेप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। राइट टू फैक्टर्स favorable for ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा गया है, दो फैक्टर के बारे में बताएं कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल हो। बताया था मैंने आपको, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फैक्टर, एक तो PO2 लेवल हाई होना चाहिए, PCO2 लेवल कम होना चाहिए, और भी देख लो, लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, इसी के अलावा आपको पता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये सभी फैक्टर्स जो हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? और भी देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड इज फाउंड व्हेन CO2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन। विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन CO2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 बाइंड कर, किससे बाइंड कर रही है, हीमोग्लोबिन से। जब इसे बाइंड करेगी तो ये फॉर्मेशन करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये फॉर्मेशन करता है। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो वो आयरन पार्ट से बाइंड करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उस अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है। इसी क्वेश्चन में दूसरी तरीके से मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, यदि आपसे पूछ लिया जाए which compound is formed when CO binds with hemoglobin, तो हम कह सकते हैं यहां पर CO बाइंड कर रहा है किससे, हीमोग्लोबिन से। रिजल्टेंट में क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से या फिर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना होने से इस तरीके का स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। यदि स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा तो अब कैरियर के लिए हीमोग्लोबिन फ्री अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ध्यान रहे, जब भी उसका पोस्टमार्टम करेंगे किसी व्यक्ति का, यदि उसकी बॉडी के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना हुआ है तो इसका मतलब रिएक्शन ये पॉसिबल हुई है। डेथ का रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन यदि उसकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल कंपाउंड बना हुआ है तो उसके डेथ का रीजन क्या होगा कि उसकी बॉडी में CO हीमोग्लोबिन से बाइंड कर एक स्टेबल प्रोडक्ट बना चुकी है। और हमारी बॉडी के लिए 1% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फैटल है, घातक है, क्योंकि CO की बाइंडिंग कैपेसिटी 250 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो 250 टाइम्स अदर गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा है और स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, तो ऐसे में उस व्यक्ति की कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से डेथ पॉसिबल है। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने कुछ 4 डिफरेंट टाइप के क्वेरीज आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में भी मैं इन क्वेरीज को कंटिन्यू करूंगा, 15-20 टाइप के क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है उसको एक बार समराइज कर देता हूं। अभी तक मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के बारे में डिफरेंट ग्राफ और डिफरेंट एस्पेक्ट की बात की। 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन और 3% डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा।
उसके बाद मैंने बताया CO2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का परिवहन, वो 3 तरीके से, डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा की गुलित अवस्था में 7%, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में एंड 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। और उसके साथ मैंने क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना भी बताया और एल्यूलाई लेवल पर जाकर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट के बारे में भी बताया।